आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सांप्रदायिकता की। यह वीडियो हमारे पहले वाले वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी थी लोकतंत्र के समक्ष चुनौती के रूप में जातिवाद, उसी वीडियो के आगामी भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कक्षा 12 के स्टूडेंट के पाठ्यक्रम का भाग है। इसके अलावा जो सामान्य राजनीतिक और सामाजिक रुचि रखते हैं उन सभी लोगों के लिए लाभकारी वीडियो है। आप इसे ज़रूर देखें और सभी तक इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही समसामयिक मुद्दों के वीडियो और पाठ्यक्रम से जुड़े हुए चीज़ों के वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सांप्रदायिकता, ये नाम आपने सुना है। सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता है क्या चीज़? ये परिभाषा देख लेते हैं। जैसा मैंने मेंशन किया वैसा ही देख लेते हैं। जब एक धार्मिक समूह या समुदाय समझ बूझ कर, ये शब्द जो है आप दिमाग में बैठा लेना, समझ बूझ कर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हित, ध्यान देना कौन से हित, लौकिक हितों की भिन्नता को रेखांकित करता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। तो यहाँ देखना, इसमें जो मुख्य बात आई है, ये सब जो हो रहा है इसके पीछे क्या है, समझ बूझ क्लियर इसने लिख दिया है। अनजाने में अगर कोई बात हो रही है तो उसको सांप्रदायिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। आप बचपन में अगर कोई ऐसी घटनाएं करते हैं जिस घटना के पहले आपको पता नहीं है कि इससे दूसरा जो व्यक्ति है वो नाराज़ होगा या ये इसके धर्म से जुड़ी हुई ऐसी अप्रिय घटना है जो मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको पता नहीं है, तब तक वो सांप्रदायिकता की श्रेणी में नहीं है। लेकिन आजकल जब पता है और फिर भी ये घटनाएं होती हैं तो स्पष्ट है वो सांप्रदायिकता है। कौन है इसके पीछे? सांप्रदायिक संगठन है। ये संगठन किस उद्देश्य से खड़े हुए? ये संगठन क्या करते हैं, शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए समस्त तरह की तकनीकी वो लगाते भी हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ सांप्रदायिकता? तो हम बात करें 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन की, लेकिन इससे पहले भी ये सांप्रदायिकता ब्रिटिश सरकार का जब से भारत पे शासन रहा है उस समय उनकी जो साम्राज्यवाद की नीति थी, उस नीति के लिए उन्होंने सबसे बड़ा हथकंडा फूट डालो राज करो का प्रारंभ किया और उसी के तहत उन्होंने यही सोचा कि हिंदू और मुस्लिम, ये जो दो वर्ग हैं भारत के अंदर, इनके अंदर एकता स्थापित न होने दी जाए, जिससे उनका शासन है आसानी से चलता रहे। और इसी की परिणति यही रही कि बाद में दो ये राजनीतिक आजकल संगठन मान सकते हैं, लेकिन पहले सांप्रदायिक संगठन के रूप में भी लोग इनको मानते थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इनके बीच में मदारी का काम करती थी ब्रिटिश सरकार और धीरे धीरे ये सफल रही। लेकिन 1857 में जब पहली बार हिंदू और मुस्लिम ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह किया और उस विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ हुकूमत को ये महसूस हुआ कि ये एकता अगर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती गई तो आपके हाथ से शासन जा सकता है। उन्होंने उस विद्रोह के लिए मुस्लिम को उसका सूत्रधार मानते हुए उनसे उपेक्षा की, हिंदुओं को बढ़ावा दिया। बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि ये चीज़ जो है लगातार नहीं चला सकते और उन्होंने मुस्लिम को विशेष रियायतें प्रारंभ कर दी उनको राज़ी करने के लिए। और फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके पीछे भी सांप्रदायिक आधार था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। फिर आते आते सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी प्रारंभ हो गई। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया और फिर 1947 तो आप समझते ही हो, इसी के ऊपर आज तक चर्चाएं होती आ रही हैं। कारण क्या थे इसके? सांप्रदायिक समस्या के क्या कारण रहे होंगे? आप सोचते भी हैं, लेकिन हम बिंदुवार देख लें इनको। आपके दिमाग में जो कारण हैं उन कारणों को हम एक सिस्टेमेटिक तरीके से समझ लें। पहला सबसे बड़ा कारण आता है विभाजन की कटु स्मृतियाँ।
यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय जिस तरीके से दंगे भड़के थे और मुस्लिम लीग ने जो सीधी कार्रवाई के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिक वैमनस्यता को चरम पे पहुंचा दिया था और दोनों तरफ से लाखों लोग जो है बेघर हुए थे, संपत्ति को नुकसान हुआ था, छोड़ना भी पड़ा था, हत्याएं हुई थी, महिला और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बच्चे परिवार सब बिछड़ गए थे, अनाथ हो गए थे बच्चे। ये सब स्थितियां जो हैं रह रह के हमारे मीडिया में, साहित्य में आ जाती हैं। उनको देखते ही क्या होता है कि हमारी मानसिकता पर वो ऐसा असर करती है कि छोटी सी घटना भी बड़ी हो जाती है। जैसे आपने देखे होंगे गोधरा के दंगे हैं, मुजफ्फरनगर के, दिल्ली के हाल ही में जो दंगे हुए, ये छोटी छोटी घटनाएं जो है बड़ी हो जाती हैं। फिर आगे चलें तो हम देखें राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थ के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। यानी राजनीतिक जो दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, मुख्यतः बात करें हम स्वतंत्रता के बाद की, तो ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं वो कम्प्लीटली धार्मिक आधार पे खड़े हुए हैं। और उनके पीछे कौन है? कोई राजनीतिक दल है, उन्होंने इन सब को तैयार करवाने में भूमिका निभाई है। नाम मैं किताब से ले रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई नाम नहीं बता रहा हूँ। आपको अगर इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये किताब के नाम ही मैं ले रहा हूँ और ये पाठ्यक्रम की पुस्तक है, इसीलिए आप विवाद न खड़ा करें इन पे। इसमें हिंदू महासभा का नाम लिखा है इन्होंने, अकाली दल, जमात इस्लाम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और विद्यार्थी संगठन और बहुत सारे संगठन हैं जिनके नाम आप आजकल मीडिया में देखते हैं। वो सभी मुख्यतः किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ है, उस दल के स्वार्थ के तहत ये संगठन काम कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है अलगाववाद को बढ़ावा देती है। आगे चलें तो हम देखें इसमें मुस्लिमों की जो आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन की जो बात है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान तो ये सभी के अंदर ही था, लेकिन बाद में इनके लिए नौकरी, व्यापार, धंधे की कोई सुविधाएं नहीं विकसित हुई, इनका न आधुनिकीकरण हुआ। शिक्षा के ऊपर किसी भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है। हर पार्टी ने क्या किया है, सिर्फ इनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। यानी सिर्फ ये मुस्लिम राजनीति के केंद्र में जो भी नेता रहे हैं, उन नेताओं ने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन तक कुछ जो है चीज़ें सिर्फ समझाने के मकसद से रखी हैं, लेकिन ज़मीन पे नहीं उतारा उनको। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। अगर इसके ऊपर ध्यान होता तो शायद कुछ न कुछ ये जो वर्तमान में अलगाववाद की स्थिति हम महसूस करते हैं उतनी नहीं होती। अगला बिंदु देखें, पाकिस्तान प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली बातें ही लिखता रहता है। वो हम तक आ जाती हैं, वो सारी जो बातें हैं उन बातों से यहाँ के लोग, दोनों तरफ के समुदायों के अंदर क्या होता है, तनाव बढ़ता है। ऐसे ही प्रचार के द्वारा उन आपके सिख जो है सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ी और जिसके कारण पंजाब में दंगे भड़के और उन दंगों को जैसे तैसे करके सरकारों ने उनको शांत करवाया। लेकिन वो भी एक सांप्रदायिक परिस्थिति खड़ी हुई थी पंजाब के अंदर। जो अलगाववाद आया था तो वो भी अलग एक देश की मांग, यानी उस एक संप्रदाय के लिए। तो वो किसकी उपज थी? वो पाकिस्तान मीडिया की उपज थी। वर्तमान में कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं वो आप महसूस करते ही हैं। हो सकता है 370 को हटाने के पश्चात उनमें कुछ विराम लगा हो, लेकिन वो जो हैं पूरी तरह से अभी भी बंद नहीं हो पाई हैं, वो अभी भी यथावत हैं कुछ स्तर पर। सरकार की उदासीनता, ये सबसे बड़ी बात है। सरकारों ने हमेशा ये सांप्रदायिक स्थितियाँ जहाँ पर भी महसूस होती हैं, जब छोटे स्तर पर होती हैं तो उनको शांत करने के लिए क्या करती हैं, ये उदासीनता और लापरवाही इनकी झलकती हैं और बाद में वो बड़े दंगे का रूप ले लेती हैं। गोधरा का जो मामला था वो इसी की परिणति होती है। ये एक बड़ा राजनीतिक बिंदु है, लेकिन आप अगर बात करें आपके उदासीनता और लापरवाही की, तो इस
तरह के जो दंगे हैं, इन दंगों का प्रारंभिक स्वरूप छोटा होता है, लेकिन सरकार जो है वो न्यूट्रल रहने के कारण ये बड़ा रूप ले लेते हैं। अगले बिंदु की बात करें तो हम दलीय राजनीति और आपके गुटिया राजनीति और चुनावी राजनीति, ये आप महसूस करते हैं। प्रत्यक्ष जब चुनाव होते हैं तब आप देखते हैं कि प्रत्येक दल जो है वो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्या करता है, सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने के लिए जो भी हथकंडे हैं वो सोचता है, और उसको ये महसूस हो जाता है कि मुझे एक वर्ग विशेष से ही मत प्राप्त करने हैं, तो इस वर्ग को एकजुट करने के लिए मुझे जो भी हथकंडे हैं जिनके अंदर आपके सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाना, वो ज़रूर करते हैं। और आजकल ये एक सामान्य ट्रेंड हो गया है राजनीति का। फिर अगली बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण में वही बात है, ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुष्टीकरण में क्या होता है, यानी कोई वर्ग विशेष है, वो वर्ग विशेष अपने लिए कुछ रियायतें मांगता है, वो रियायत चाहे अनुचित ही हैं, और वो जो सरकार का भाग उन अनुचित मांगों के ऊपर भी यानी उनको उचित मांगते हुए उनकी पूरी करवाने के लिए प्रयास करता है। उनको पता ही अपना वोट बैंक है, तो ये तुष्टीकरण है। ये तुष्टीकरण प्रत्येक सरकारों ने किया है। वो अपने वर्ग के वोट बैंक के लिए अनुचित मांगों के ऊपर भी काम करते आए, तो दूसरे में स्वाभाविक है असंतोष बढ़ेगा। जो उसका विरोधी वर्ग है उसके अंदर असंतोष बढ़ेगा। हो सकता है एक सरकार हिंदू वर्ग के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाती है तो मुस्लिम वर्ग में असंतोष बढ़ेगा उस दल के प्रति, और एक सरकार ऐसी भी हो सकती है जो मुस्लिम वर्ग के हितों के लिए ज़्यादा ध्यान देती है, तो दूसरा जो वर्ग है यानी हिंदू वर्ग है उनके लिए असंतोष पनप जाएगा। ये घटनाएं चलती आ रही, बंद नहीं हुई हैं। फिर वोट बैंक की बात करें हम, वोट बैंक की राजनीति ये सबसे बड़ा बिंदु है और हर जगह आप महसूस करते हैं। सभी वोट बैंक तक सीमित रखते हैं और उसके प्राप्त होने के बाद में मूल समस्याओं को भुला देते हैं, और ये तनाव का मुख्य कारण है। स्वाभाविक है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम की बात करें तो सबसे पहली बात तो है आपसी द्वेष बढ़ रहा है इससे। ये जो आपके वर्तमान में समाज में फूट पड़ी है सांप्रदायिकता के कारण, तो ये व्यवस्था जो है देश की एकता के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी आर्थिक हानि है, इसमें जो दंगे भड़कते हैं, बाजार गाड़ियां जला दी जाती, संपत्ति को नुकसान होता है, तो ये होता ही है, भूखमरी आ जाएगी, ऐसे बहुत सी जगह होता भी है। फिर राजनीति का स्थिरता है, बहुत सारी सरकारें जो हैं इन परिस्थितियों के अंदर फंस जाती हैं, तो वो जो सरकारें हैं विकास नहीं करवा पाएंगी। फिर वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही प्रयास करेंगी, उसे देश के विकास की जो गति है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर राष्ट्रीय एकता में बाधा है। ये जो दंगे हैं सांप्रदायिकता के, जिसमें भाईचारा और एकता तो क्लियर कट नष्ट ही हो जाती है, उसके अंदर जो है दो बड़े वर्ग खड़े हो जाते हैं। एक बहुसंख्यक जो वर्ग है वो सांप्रदायिकता का एक रूप लेके आता है जिसको हम राष्ट्रवाद का छद्म रूप बोलें, और दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक है वो जो सांप्रदायिकता का रूप रखता है वो अलगाववाद। दो रूप हो गए, एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ अलगाववाद। ये जो रूप हैं, ये रूप देश के लिए बहुत खतरनाक हैं और वर्तमान में इसी की लड़ाई चल रही है, तो इसको रोकने की बात भी हम आगे करेंगे। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ये जो उग्र सांप्रदायिक भावनाएं हैं एकता को पनपने नहीं देती हैं, और ये एकता जो है जब तक नहीं पनपेगी देश के अंदर जो है सुरक्षा की सुनिश्चितता है वो नहीं हो पाएगी। फिर प्राण हानि है, इन दंगों में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, संपत्ति का नुकसान होता है। आपकी चाहे श्रीनगर है, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, मुंबई, आपकी चाहे दिल्ली, गोधरा, मुजफ्फरनगर, सभी के अंदर बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा था। इसमें बहुत सारी संपत्ति को नुकसान हुआ, बहुत सारे अपंग हुए, अपाहिज हुए। इसके बाद में
औद्योगिक और व्यावसायिक के विकास में भी बाधा है, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां आ जाती है, अशांति की स्थितियां आ जाती हैं, तो बहुत सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान भी इस दंगों की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ये स्थितियां हैं, और जिस क्षेत्र में चलती हैं वहाँ पर विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। बाहर से कोई भी व्यवसायी है उस क्षेत्र में आके अपनी कारखाने लगाने की नहीं सोचता। उनको पता है कि उस क्षेत्र के अंदर दंगे बहुत होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों के अंदर ही विकास जो है वो अवरुद्ध हुआ है। जो पीसफुल क्षेत्र हैं उनके अंदर विकास अच्छा चला है। फिर हम बात करें, हम सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव हैं, इनके ऊपर आप अमल करना। आज के समय में इन्हीं पे अमल करने वाले जो हैं वो कम मिल रहे हैं, और ये कहते हैं कि अगर ये जो है सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाती है तो हमारे जो राजनीतिक जो हित हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। मेनली तो सरकारों के प्रयास जो हैं वो सार्थक होने चाहिए, और इसके अंदर क्या है कि सिर्फ आदर्श की बातें न करें, व्यवहार में काम करें, ठीक है ना। सांप्रदायिकता को कम करने के लिए जो भी मोटिवेशनल है फैक्टर हैं उनको बातों तक न रख के ज़मीन पे लेके आने का प्रयास करें सरकार। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आपके नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा में शामिल करें, न कि धार्मिक मूल्य। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक मूल्यों की शिक्षा में कोई महत्ता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ावा देने वाली शिक्षा होनी चाहिए, न कि आपके धार्मिकता को बढ़ाने वाली शिक्षा हो। ये ज़रूरी है। आपके जो धर्म के आधार पे जो रियायतें या योजनाएं हैं सरकार की, उनको बंद करना चाहिए। चाहे वो एक धर्म की बात करें, चाहे तो बहुत सारी योजनाएं, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप एग्जाम्पल से नाराज़ न हो जाओ। मैं दोनों धर्मों की एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सरकार क्या करती हैं, मक्का और मदीना यानी हज यात्रा के लिए आपकी अनुदान देती हैं। तो वो भी क्या होता है कि धर्म विशेष के लिए रियायत और सुविधाएं। दूसरी तरफ मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी सरकार ऐसी आपकी रियायत और सुविधाएं देती हैं। तो मेरा निवेदन यही है, और किताब में भी यही निवेदन है कि कोई भी इस तरह की जो है योजना है वो धर्म विशेष से जुड़ जाती है तो वो क्या करती है, वैमनस्य को, ईर्ष्या को बढ़ावा देती है, और इस तरह की योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। फिर विशेषतः इन्होंने बात करी अल्पसंख्यकों के मन में जो सुरक्षा की बात है उसको पुख्ता करना चाहिए। यानी वर्तमान में कई जगहों पे असुरक्षा के भाव हो सकते हैं तो उसके ऊपर काम करें। सांप्रदायिकता का जो बड़ा फैक्टर है वो चुनावी राजनीति है। हर दल सिर्फ चुनाव के फ़ायदे यानी अपने दल के फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं उनके अंदर प्रचार की योजनाएं हैं उनको धर्म से अटैच करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। धर्म विशेष को प्रचार के अंदर शामिल करना यानी धर्म का प्रचार में सहारा लेना बहुत गलत है, और आजकल होता है। इसको मानते हैं कि अगर इसने हमारे धर्म विशेष के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया या धर्म विशेष के संस्थान में नहीं गया, धर्म विशेष के पहनावे से दूर चला है, तो क्या है, ये हमारे से आत्मीयता से नहीं जुड़ पाया है। वो स्वयं भी सोचता है कि मुझे सिर्फ वोट चाहिए, इसीलिए मुझे कोई हर्ज नहीं होगा इनके विचारों के साथ कुछ क्षणों के लिए आत्मसात हो जाऊं। तो ये बहुत गलत है। ऐसा होने से दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचती है। समय समय पर धार्मिकता के आधार पर जो प्रतिनिधियों की मांग उठती है वो भी बहुत गलत है कि हमारे संप्रदाय से तो एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, एक भी मंत्री नहीं बना है। ये बातें जो हैं ये बहुत गलत हैं। मैंने जातिवाद के अंदर भी इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया था। ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में योग्य है, वास्तव में जो देश के विकास की या क्षेत्र के विकास की योजनाओं के ऊपर बारीकी से समझता है, जिसके पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं और जो इस दूरी यानी ये सामंजस्य में गड़बड़ है इसको कम करने के लिए आतुर है, वैसे लोगों को आपको राजनीति में लाना चाहिए। इसके बाद में
आपके सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी मीडिया है। बीच में उदार शिक्षा की बात मैंने पहले बता दी थी। मीडिया है सबसे बड़ा फैक्टर। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर है, मीडिया में भी मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक बड़ा बिंदु कुछ समय कोरोना के अंदर आपने महसूस किया भी था, जब कोरोना के कारणों के अंदर एक वर्ग विशेष को जोड़ के और काफ़ी उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। वो मानवीय गलतियाँ या प्रशासनिक गलतियाँ कहाँ से हुई वो अलग एक चीज़ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति क्या किसी बड़ी विपदा को स्वयं बुलाने का प्रयास करेगा? शायद ही नहीं, क्योंकि ऐसी मानवीय प्रवृत्ति नहीं होती है कि किसी बड़ी समस्या को लेके वो उदासीन रहे। तो उस समस्या के लिए एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहरा के और उनके साथ कई तरह के अत्याचार की घटनाएं उस दौरान आई भी थी। तो मीडिया आज के समय में इतना रोल अदा करता है कि किसी भी घटना को किस रूप में रखना है, धार्मिकता का पुट उसमें डालना है, लोगों में सांप्रदायिकता कम करनी है, बढ़ानी है, इसके पीछे एक बड़ा टेक्निकल जो ग्रुप है वो काम करता है। उन सभी को एडिट करना, उन सभी को कट करना, वो सब आप तक पहुंचती हैं जो मूल प्रारूप से बहुत ही विकृत होती हैं। और वो जो विकृत घटनाएं हैं, यानी सत्यता से बहुत दूर की घटनाएं हैं, वो आप तक पहुंच के और फील्ड में सरवाइव होती हैं। तो वो क्या करती हैं, इस सांप्रदायिकता को इस विकराल रूप पर ले जाके खड़ा कर देती हैं जहाँ से ये वापस आ नहीं पाती है। इसके बाद में आपके सांप्रदायिक संगठनों पे तो प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। सांप्रदायिक संगठन को सरकारों को कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे इनको कम करे, लेकिन अब ये कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। सच्चर समिति का प्रतिवेदन 2006, ये आपके मुस्लिमों की स्थिति को समझने के लिए 2006 में एक कमेटी बनी थी। इसके अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र सिंह सच्चर, 7 मेंबर और थे। उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के विकास के लिए, उनके आपकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ योजनाएं लेके आए थे वो, लेकिन वो योजनाएं अभी तक लागू नहीं हुई हैं। सभी मांग करते हैं कि इस कमेटी की कुछ योजनाएं जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, ताकि ये जो समुदाय ये मुख्य धारा में जुड़े। जब इनके पास एजुकेशन आ जाएगी, इनके अंदर आर्थिक रूप से संपन्नता आ जाएगी, इनके अंदर आधुनिकीकरण की कुछ बातें आएंगी, तो हो सकता है ये एक नई तरीके परिवेश के साथ अपने आप को प्रारंभ कर दें, जिससे हो सकता है सांप्रदायिकता जो है दोनों तरफ जिस प्रारूप में आज खड़ी हो गई है वो कुछ हद तक कम हो जाए। तो ये कुछ बात थी दोस्तों, जिन को हमने आप तक पेश करने का बहुत ही आसान माध्यम के साथ प्रयास किया। आप कोई वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव डालें। आगामी वीडियो में भी हम ऐसी ही बातें जो हैं राजनीति से जुड़ी हुई, जिनमें आपके क्षेत्रवाद, भाषावाद, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करने में लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।